अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड द फर्स्ट शो ऑफ द वीक। सबसे पहले तो यस, आप सबको लेबर डे की बहुत बहुत मुबारक हो। छुट्टी जिसकी है उसकी है, उसको लेबर डे वो एंजॉय कर रहे हैं। बट यस, एक नया दिन, एक हमारा दूसरा जो ओडीआई है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वो हो चुका। एंड यस, एक दिन और फिर परसों तीसरा ओडीआई होगा, यानी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तैयार है। बात करेंगे उसके हवाले से भी, और भी डिस्कशन पॉइंट होंगे। पाकिस्तान रेसलिंग के हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी आज के शो में। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं फैसल इलियास। गेम सेट मैच में आपका खुशामदीद करते हैं। क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें हैं। 2 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है और लगता ये है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान खेलता रहा तो 5-0 जीतकर हम ओडीआई में टॉप रैंक टीम बन सकते हैं। बट वील हैव टू वेट एंड सी कि अगले 3 मैचेस में क्या होता है। सो आज की शो में क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बातें होंगी और जैसे सवेरा ने कहा कि रेसलिंग और फुटबॉल के हवाले से भी खबरें हैं। सो लेट्स मूव टू सवेरा फॉर द सेगमेंट व्हाट्स अप। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के 2 ओडीआईज हो चुके हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें जो है वो कराची पहुंच चुकी हैं और भरपूर प्रैक्टिस करी है, क्योंकि 3 वनडेज, बाकी के सीरीज के 3 वनडेज यहाँ कराची में खेले जाएंगे। वी आर 2 अप इन दिस 5 मैच सीरीज। पाकिस्तान को 5 मैचेस में जो 2-0 की बर्तरी हासिल है, उसके बाद अब तीसरा वनडे जीत कर कौमी टीम सीरीज अपने नाम कर सकती है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार अदा किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वनडे मैचेस में हम 350 रन बनाने का हदफ लेकर चलते हैं। पर नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस नंबर पे आप खेलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि बाबर जो है वो इफ्तिखार की नंबर पे नहीं खेल सकते और इफ्तिखार जो है वो बाबर के नंबर पर नहीं खेल सकते। और उनका कहना ये भी है कि वो प्रेफर करते हैं नंबर 4 की पोजीशन पे खेलना। हालांकि उन्होंने दोनों इनिंग्स में 5वें नंबर पर आकर पाकिस्तान को जिताने में एक अहम किरदार अदा किया है। सो वील हैव टू सी कि कुछ प्लेयर्स अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन जनरली वी हैव सीन दैट क्रिकेट हमारी टीम का एनवायरनमेंट अच्छा है और प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं एशिया कप की। बहुत दिनों तक खामोशी रही और अब अचानक से जो है फिर कुछ खबरें आने लगी हैं। अगर भारतीय बोर्ड की बात करें तो भारतीय बोर्ड की जिद की वजह से एशिया कप का इनेकाद जो है वो खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौक़िफ़, वो अपने मौक़िफ़ पे डट गए हैं कि इवेंट अब पाकिस्तान में ही करवाया जाए। जोर इसी बात पे है कि पूरा इवेंट पाकिस्तान में हो, मगर भारत जिस तरह आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। कोई भी डिस्कशन आगे नहीं बढ़ रही है कि वेदर न्यूट्रल वेन्यू पे बात जाएगी या पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, अब इवेंट होगा और हम होस्ट हैं तो इवेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए। आईसीसी के इजलास में पाक भारत मैचेस पे न्यूट्रल वेन्यू कराने की तजवीज़ आई थी, जिसे भारतीय बोर्ड ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। भारतीय बोर्ड एशिया कप की विंडो में 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने का मंसूबा बना रहा है। अगली खबर है फुटबॉल के मैदानों से। फ्रेंच लीग में एक अपसेट हुआ है। दिफाई चैंपियन और पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम पीएसजी को शिकस्त हुई है। लॉरियंट ने पीएसजी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने 1 गोल स्कोर किया, लेकिन वो अपनी टीम को जितवाने में नाकाम रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का पॉइंट्स टेबल भी काफ़ी दिलचस्प हो गया है। मानचेस्टर सिटी ने फुलहम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। बिल्कुल जी। सो ये अपडेट थी फ्रेंच लीग की तरफ से और व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स, यहाँ हमारे व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स का होता है इख्तिताम। बट टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज फैसल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं, अ वंडरफुल मैच दैट वी विटनेस दिस सैटरडे। और जिस तरह फ़खर इज डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली, पहले मैच में जो है वो सेंचुरी, दूसरे में 180, आई विश उसकी डबल सेंचुरी हो जाती, बट इतने वो कहते हैं ना रन्स बचे नहीं थे कि वो डबल सेंचुरी कर पाते। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है। एक बहुत अच्छी खबर है कि फ़खर जो है वो इस निक में है। फ़खर ने दोबारा प्रूव किया है कि वो एक चैंपियन प्लेयर हैं। और जब उनकी देखें, हम हमेशा कहते थे कि वो रन चेस करने में इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने वो भी मिथ को गलत साबित कर दिया। ही सच अ गुड प्लेयर। उन्होंने चेस करते हुए 2 बार सेंचुरी की है। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए कि दोनों टीम की तरफ से, वहाँ से डेरिल मिचेल ने 2 बार सेंचुरी की, यहाँ से फ़खर ने 2 बार सेंचुरी की और दोनों मैचेस में रिजवान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सो दीज आर गुड साइंस कि हम चेस करते हुए बड़े रन्स कर रहे हैं। और रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया व्हाट्सएप सेगमेंट में। रिजवान ऑल्सो इज़ ऑफ द व्यू कि हम
एज ए टीम हम ये देख रहे हैं कि हम 350 रन टारगेट करते हैं एज ए बिल्कुल। टीम। और जैसे हम लाला के जब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत डिस्कशन की थी जब वो एक शॉर्ट टेन्योर के लिए थे Yes. टीम के साथ। सो दिस इज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन देयर इन आवर टीम कि उन्होंने बिल्कुल, अच्छे स्ट्राइक रेट से बिल्कुल। खेलना है। और These are good स्ट्राइक signs. रेट पे बिल्कुल आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, और आज रिजवान ने बहुत जोर दिया मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से भी कि जब आप उसकी बात करें तो स्ट्राइक रेट अब वो नहीं रहे जो पुराने टाइम में होते थे। अब स्ट्राइक रेट आपको फॉर्मेट टू फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा। रिजवान ने और क्या क्या कहा, एक जरा एक क्लिप सुनते हैं, एक शॉट सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से मैं खुश नहीं हूँ, 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं 4 नंबर पे खेलूं। कप्तान और कोच को जो चीज समझ में आ रही है, जहां पे आ रहे हैं, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीजें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं ना गिला कर रहे हैं। इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे तो यहाँ तक कि ओडीएस में ओपन के लिए भी कहा गया था पहले से। इससे पहले जो टीनियर्स में आए थे, नाम नहीं लूंगा, मगर उनमें से ही भी कहा था कि यार रिजवान आप रेडी रहना, कहीं पे भी वनडे में शायद आपके कहीं पे हम कर सकते हैं, आपके शायद ओपन के भी चांसेस में से। जहां तक आपने T20 की बात की है, मैं इस चीज को लेता हूं कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी, मगर बहरहाल इस चीजों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवालात और ये चीजें ना होती। बिल्कुल जी। सो जहां हमने ये बात भी की थी जिस दिन फ्राइडे को लाला यहाँ मौजूद थे कि ठीक है, वेल एंड गुड, आप शान मसूद को फ्लोट कर रहे हैं, और जब शान मसूद को ओपनिंग एज ओपनर नहीं खिला रहे हैं तो जब फ्लोट करना ही है तो वाई नॉट एट नंबर 5, 5वें नंबर पे फ्लोट करवा दें। क्यों चौथे नंबर पे जहां रिजवान के ज्यादा रन्स हैं वहां आप फ्लोट करवा के, अब रिजवान ने खुद ही ये बात कर दी कि ही इज नॉट हैप्पी एट दैट नंबर, बट फिर टीम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है इसलिए वो टीम मैनेजमेंट के लिए बात करें। बट खैर, रिजवान ने जो बातें की सैटरडे को जो मैच हुआ उस हवाले से, और अब जो अगला ओडीआई होने वाला है, तीसरा ओडीआई, उसके हवाले से बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रशीद शकूर हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया सवेरा। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। सो एंजॉय किया सैटरडे को जो मैच हुआ, फखर जमान की परफॉर्मेंस, रिजवान जिस तरह फिनिश कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी दिली खुशी हो रही है कि जी वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करेगी इंशाल्लाह हमारी टीम। देखें, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है। अब ये है कि यही तसलसल आगे के मैचों में भी बरकरार रहना चाहिए। और मतलब जिस तरह T20 सीरीज में हमने देखा था कि 2-0 की बढ़तरी थी, वो फिर 2-2 हो गई, तो अल्लाह ना करे फिर ये ना हो। और कराची के भी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान इसी तरह जीते, तो क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है तो पाकिस्तान को जो हर जीत जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे जो मैचेस हैं वो अब इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करते हैं, अगर उसको हम देखते हैं सवेरा, कि अब अफगानिस्तान से 3 वनडे मैच हैं, एशिया कप का जो है मुस्तकबिल जो है वो सवाल के निशान लगा हुआ है। तो अब इसमें जितना पाकिस्तान को जितने मैचेस मिल जाते हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, वो बड़ी खुशाइन और बहुत अच्छी बात होगी पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। बिल्कुल। रशीद साहब को हमने अभी रिजवान का हम पोस्ट मैच चला रहे थे, उनके क्या ख्यालात थे उनकी बैटिंग के हवाले से और बैटिंग ऑर्डर के हवाले से। डू यू थिंक के बैटिंग ऑर्डर को लेके जो प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग स्लॉट में अच्छा खेलते हैं, सो बैटिंग ऑर्डर को लेके आपको लगता है कि थोड़ी सी एक खिंचाव है जिसको सही होना ज़रूरी है बिफोर यू एंटर इनटू एशिया कप और द वर्ल्ड कप? देखें, ये सवाल मैंने ही किया था रिजवान से कि जब आप बात करते हैं कि T20 के अंदर एक सेट ओपनिंग पार्टनरशिप आप दोनों की है, और जहाँ पे आप लोग रन्स कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो वाई नॉट इन वनडे। हम वनडे में क्यों जो है वो इस तरह नहीं करते कि हमने टॉप 3 तो हमने देख लिए हैं कि जी फ़खर ज़मान और उसके बाद बाबर आज़म, इमाम, ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिजवान का जो रिकॉर्ड है वो नंबर 4 बैटिंग ऑर्डर पे वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। यानी उन्होंने तकरीबन 800 रन्स किए हैं, 796 रन्स किए हैं उन्होंने, जिसमें 2 सेंचुरियाँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 निफ्ट सेंचुरियाँ हैं नंबर 4 पर खेलते हुए। तो आज रिजवान ने भी खुद ही कह दिया कि वो खुश नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट या टीम की रिक्वायरमेंट है तो कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत साफ वो इंसान है वो। और उससे पहले हमें याद है कि PSL में भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कराची किंग्स में जब उनको मौके नहीं मिल रहे थे, तो फिर दुनिया ने देख लिया कि जब वो ऊपर के नंबर पर खेले मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो किस तरह की परफॉर्मेंस दी। बैटिंग ऑर्डर देखें, चाहे वो T20 हो या वनडे हो, टेस्ट हो, बैटिंग ऑर्डर की बड़ी अहमियत होती है। और अगर आपके बैट्समैन जिस पोजीशन पर रन्स कर रहे हैं
उस पर ही अगर उनको जो है वो बरकरार रखा जाए तो वो ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है, बजाय इसके कि हम चेंजेस करें और एक एक दो दो कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाएं और फिर देखें और फिर नहीं हो। तो जो सेट बैट्समैन होता है, जो उसने उस पोजीशन पर मखसूस जो पोजीशन होती है उस पर रन्स किए हुए होते हैं, अगर उसको आप हिलाएं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है फिर। बिल्कुल। और मेरा ख्याल से जब आपने इवेंचुअली शान मसूद को ये कहा ही है कि वो ओपनिंग से अब फ्लोट करेंगे, तो फिर उनको फ्लोट करा के आप 5वें नंबर पे खिला दें, आप रिजवान का नंबर क्यों छेड़ रहे हैं। मगर जहां हम शान मसूद की बात कर रहे हैं रशीद साहब, एक चीज़ जो कि एक बड़ा इशू है, और पाकिस्तान क्रिकेट आप बहुत अरसे से, ऑब्वियसली आप तो बहुत ही अरसे से कवर कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ की जब हम बात करते हैं, पहले मैच में शान मसूद हमें खेलते हुए दिखे, आपको फील्डिंग का भी लैप्स दिखा उनकी तरफ से, आपको बैटिंग में भी वो कुछ नहीं करते हुए दिखे। इससे 2 दिन पहले खबर आती है कि नेट्स में उनकी उंगली पे बॉल लगी थी। इसका मतलब ये कि अनफिट शान मसूद खेले पहले ओडीआई में, और दूसरे ओडीआई में ये बता के अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया कि शान मसूद की उंगली में मसला है। आपको लगता है कि इतनी इनसिक्योरिटी हो गई हमारे प्लेयर्स में कि वो पार्शली अनफिट भी होते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, मैं अपनी जगह ना छोड़ूं? देखें, इस बारे में तो मैं वसूख से कोई चीज़ कह नहीं सकता किस खिलाड़ी का, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। माजी में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी इंजरीज़ को छुपाते रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में सवेरा रहा है। और इसकी एक मतलब मुझे इस वक्त ताज़ा एक जो फ़ौरन एक मिसाल याद आ रही है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो जेफ थॉमसन की है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, अपने दौर के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर थे। उन्होंने जब डेब्यू किया था तो वो अनफिट थे, उनके पैर में, एड़ी में उनकी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने छुपाया टीम मैनेजमेंट से, और उनको ये डर था कि कहीं उनको ड्रॉप कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो वो अपनी इंजरी के साथ जो है वो खेले थे, और बहुत ही महंगे बॉलर्स यानी उन पर रन्स बने थे। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो अपनी, और ये बात सही है आपकी कि थोड़ा सा अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी उनको एक एहसास होता है कि अगर मतलब कोई प्लेयर आएगा और रन्स कर देगा या विकेट ले लेगा तो फिर बाद में वो उसका कमबैक किस तरह होगा। लेकिन एक अगर प्रोफेशनल प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसको जहन में, दिल में इस तरह का एक खौफ होना चाहिए। अगर खौफ अगर है तो वो फिर क्रिकेट ना खेले। क्योंकि रशीद साहब आपको मैं याद करा दूं, अदनान अकमल जो है वो अंगूठे की इंजरी की वजह से टेस्ट टीम से बाहर हुए, उनकी जगह सरफराज आए, सरफराज ने परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस के अंबार लगा दिए, और अदनान अकमल फिर कहीं खो गए, यानी वो इंजर्ड थे, इंजरी की वजह से बाहर हुआ और उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं मिला। मे बी ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के चलती होंगी। जी बिल्कुल, यही बात है कि लोग फिर प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा मतलब यही हमारे यहाँ, चूँकि पाकिस्तान में कल्चर भी डिफरेंट है, और मतलब जिस तरह की चीज़ें रही हैं, हिस्ट्री हमारी जिस तरह की क्रिकेट की रही है, उतार चढ़ाव, बेयकीनी की सूरत हाल, तो उसमें खिलाड़ी भी ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये जगह छोड़ दी और अगर मैं मतलब टीम से वक्ती तौर पर भी अगर बाहर हो जाता हूँ तो मैं फिर जो है वो किस तरह वापस आऊँगा, क्यों वापस आने के लिए मुझे फिर डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी या फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इन तमाम अवामिल को वो सोच रहा होता है, और फिर वो कहता है कि नहीं, फिर मैं मामूली सी अगर इंजरी है तो मैं खेल लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये फिर आगे चल के उसके लिए भी नुकसानदेह होती है कि अगर वो इंजरी जो है वो बढ़ जाए या उसमें इजाफा हो जाए तो पूरा करियर उसका मुतासिर हो जाता है। रशीद साहब, बॉलिंग की तरफ अगर थोड़ी सी नज़र डालें, दोनों फर्स्ट 2 ओडीआईज में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी लैकलस्टर दिखी है। सिवाय नसीम शाह के कोई भी ऐसा बॉलर आपको नहीं दिखा जिसने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की हो, या जिसने कंटेन किया हो, या न्यूजीलैंड के बैट्समैन को थोड़ी सी मुश्किल दी हो। कैसे आप रीड करते हैं कि हमारे 2 ओडीआईज में कैसी बॉलिंग रही, या ये कहना होगा कि रावलपिंडी की पिच ऐसी है कि वहाँ पे कंटेन करना है ही मुश्किल, और अगर बॉलिंग इसी तरह चलती रही और इम्प्रूव ना हुई तो आपको लगता है कि T20 सीरीज़ की तरह अगले 3 मैचेस में हमें मुश्किल हो सकती है कराची की पिच पे? देखिए, T20 और वनडे में जो है वो एक फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। वहाँ पे सिर्फ 4 ओवर एक बॉलर के पास होते हैं, यहाँ पे 10 ओवर होते हैं। वो रिकवर कर जाता है और फिर मतलब उसके लिए मौके होते हैं। रही बात मतलब जैसे आपने बॉलिंग का कहा और आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि पिंडी जो है वो हमेशा से जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार पिच रही है, वहाँ पे रन्स भी बनते रहे हैं और बॉलर्स जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात रही हैं। तो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो मतलब मौसर है, और कराची जो है वो अगले जो 3 मैचेस हैं यहीं पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो किस समत में है। शाहीन अपना उनका एक उनकी क्लास है, उसमें कोई दो राय नहीं है शाहीन के बारे में। नसीम जो है जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है तो वो बहुत ही यानी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है दोनों मैचों में, और बहुत ही यानी वो कहना चाहिए कि किफ़ायती बॉलर रहे हैं।
हारिस रऊफ जो है वो रन्स अगर देते हैं तो साथ में ये भी है कि उनके विकेटें भी जो है वो लेके देते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने विकेटें दी T20 में भी हमने देखा और इस एक मैच में भी, लास्ट मैच में भी। तो अब बॉलर का भी इम्तिहान है और देखते हैं कि कराची में जो पिचेस अब इन मैचों के लिए तैयार हुई हैं वो किस तरह का बिहेव करती हैं और इन बॉलर्स की जो है वो किस तरह की कारकर्दगी रहती है। फिर स्पिनर्स का भी रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शादाब, उसामा मीर और नवाज, अब उनको भी हमने देखना है कि किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं और किस तरह जो है वो सपोर्ट करते हैं मिडल ओवर्स में आके अपने जो पेस बॉलर हैं उनके लिए। रशीद साहब, आपका बैकग्राउंड देख के मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं। पिच के हवाले से क्या खबरें हैं, किस तरह की पिच, कोई किसी क्यूरेटर से बात हुई या कुछ थोड़ा सा नहीं अभी हाँ, वही मैं हाँ बिल्कुल अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है, नीचे आप जा नहीं सकते। तो सामने मैं देख रहा हूँ नेशनल स्टेडियम के जो ग्राउंड में दोनों अतराफ जो हैं वो टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। जो मीडिया, आपको भी पता है सवेरा के यहाँ गैलरी में ही जो है कैमरे लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो अभी किसी से बात नहीं हुई। और अब ये है कि जो कहते हैं कि पर्दा उठेगा तो भी पता चलेगा कि जो है इसके नीचे जो है बारूद छुपा हुआ है या ये बैट्समैनों की जन्नत साबित होती है, क्या होता है। लेकिन बस यही दुआ है कि पाकिस्तान की टीम ने जो मोमेंटम बनाया हुआ है उसको कायम रखे, क्योंकि ये सब वही बात आ जाती है कि वर्ल्ड कप का साल है और जो टीम जो जिस तरह परफॉर्म कर रही है वही परफॉर्मेंस जो है वो शायकीन आगे भी देखना चाहते हैं। क्योंकि वही मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एशिया कप मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब पाकिस्तान के पास बहुत कम मैचेस रह गए हैं और इन मैचों से पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के जो कॉम्बिनेशन है वो एक सेट हो जाए और वही प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वही आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आएँ और इसी तरह परफॉर्म करें। एहसानुल्लाह का डेब्यू हुआ है सर, आपको कैसा लगता है, कैसी लगी परफॉर्मेंस? रन्स तो उनको बहुत पड़े हैं लेकिन हमें पता है कि वो एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है हमारे लिए वर्ल्ड कप में। हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस? और उसामा मीर के बारे में बताएं कि उन्होंने जो मैच खेला वो कैसा लगा आपको? देखें, उसामा जो है वो पिछला जो पाकिस्तान कप जो हुआ है और दूसरे जो भी डोमेस्टिक है उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब जाहिर सी बात है कि उनका मुकाबला जो है एक टॉप क्लास जो बॉलर हैं शादाब, उनसे है। तो अब वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस दी है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एहसान की जहाँ तक बात है कि देखें, एक मैच पर आप जो है किसी को आप जज नहीं कर सकते कि एहसान अगर पिछले मैच में अगर उन्होंने 60 रन दे दिए तो वो यानी इतने अच्छे बॉलर नहीं हैं। हमने PSL में भी देखा, वहाँ पे भी उन्होंने 23 के करीब विकेटें ली थी और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। पेस है, अब उनको अपनी लेंथ लाइन तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अब जो कोचिंग स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, वो उनको किस तरह गाइड करती है, फिर जो उनकी अपनी मेहनत जो है वो किस तरह इस तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो फ्यूचर तो बहरहाल उनका ब्राइट है। बिल्कुल। थोड़ा सा जो है एक मुझे एक चीज़ ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो मैच देखते हुए, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि ऑब्वियसली एहसान खेले, उसामा मीर खेले, बाबर के साथ, क्योंकि बाबर आदी हैं शाहीन के साथ खेलने के और शादाब के साथ खेलने, अभी 101% बाबर को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। यानी एहसान से बॉलिंग ओपन कराने के बाद शायद सेकंड चेंज के बाद एहसान आते तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते, उनको लाइन के हिसाब से थोड़ा सा गाइड कर सकते थे। उसामा मीर को 36वें ओवर के बाद भी जो है वो ओवर्स करवाए गए, उनका 7वां ओवर मेरा ख्याल से 37 ओवर था। तो अभी शायद बाबर भी इनके साथ अभी देख रहे हैं कि कहाँ किस ओवर में इनको यूटिलाइज़ किया जाए। बिल्कुल, देखें, कप्तान पर बहुत डिपेंड करता है कि वो अपने खिलाड़ियों से कितना करीब है, जहनी तौर पर कितनी हम आंगी है, सिचुएशन के हिसाब से उसकी क्या थिंकिंग है, किस तरह के वो फैसले करता है। उसको पता होता है कि मुझे किस खिलाड़ी को किस वक्त आजमाना है। अगर वो बैट्समैन है तो रोटेट करनी है, अगर मतलब बैटिंग ऑर्डर में अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो फौरी तौर पर कर सकता है। अगर वो बॉलर है तो उसको पता होता है कि मुझे किस लम्हे उसको लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती हैं, फौरी तौर पर मतलब आप उसको वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, टाइम लगता है उसमें। हाँ, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता सेटल करेंगे और यही वो मैचेस हैं जिस पे आप सेटल कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज़ पे भी कोई इतने 100% अश्योरिटी नहीं है कि वो होती है कि नहीं, एशिया कप भी। मगर इस वक्त हम रशीद साहब जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं।
तो एशिया कप के हवाले से ज़रूर आपका इनपुट लेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है ये और ऊंट किस करवट बैठता हुआ आपको दिखता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ रशीद साहब हमारे साथ शो पे हैं, लेकिन अभी हमें नेशनल स्टेडियम से ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफ़ा खान ने। हुज़ैफ़ा, वेलकम करते हैं आपका शो पे। और आप क्योंकि स्टेडियम में हैं, हमें बताइए कि वहाँ पिच की क्या कंडीशन है, और रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से हमने कुछ बातें की हैं। कोई और चीज़ आपको लगी हो जो इम्पोर्टेंट हो, डिस्कस करना चाहते हो शो पे, तो उसको भी बताएं। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान ने 3 ओडीआई मैचेस खेलने इस नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के ऊपर, और इस सीरीज़ की ये भी अहमियत है कि अब जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलने जाना है तो उसकी एक प्रिपरेटरी सीरीज़ है। काफ़ी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, लेकिन आज जो एक अनयूजुअल चीज़ हमने इस नेट सेशन में या प्रैक्टिस सेशन में देखी है कि तकरीबन 2 घंटे का वक्त अब गुजर चुका है जब ये प्लेयर्स जो है वो स्टेडियम के अंदर आए थे। अभी तक कोई भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर जो है उसने ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की है। सिर्फ मोहम्मद हारिस को यहाँ पे बैटिंग प्रैक्टिस करवाई गई, और वो भी बॉलिंग कोच उमर गुल उनको गेंदे कराते हुए नजर आए। यानी तमाम तर तवज्जो जो इस नेट सेशन की थी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग पर मरकूज थी। तमाम प्लेयर्स को पहले फिजिकल ट्रेनिंग करवाई गई, फुटबॉल खिलवाई गई, और उसके बाद कैचिंग प्रैक्टिस की और बाउंड्रीज की यानी बॉल कलेक्ट करने की 2 घंटे तक प्रैक्टिस यहाँ पे जारी रखेगी। अमूमी तौर पे सेशंस में ये होता है कि बाबर आजम या रिजवान जाके पहले बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स पीछे वाली नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग के ऊपर खासी तवज्जो देना चाहता है। तो अब तक तकरीबन 2 घंटे में कोई भी बैटर जो है वो बैटिंग करता हुआ या कोई मेन बॉलर जो है वो बॉलिंग करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब जो है वो बैटर्स और बॉलर को भेजा गया है दोबारा ड्रेसिंग रूम में ताकि वो अपने पैड्स वगैरह पहन ले और अब बैटिंग सेशन करते हुए नजर आए। जबकि एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, फिर भी दोनों टीमों के पूरे स्क्वाड यहाँ पर आए हुए हैं और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जबकि आज आपने जिस तरीके से बात की कि मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने मिजाज के मुताबिक आज थोड़ा डिफरेंट नजर आया। उन्होंने ये शिकवा कर भी दिया, अलबत्ता वो ये कह रहे थे कि मैं शिकवा करता नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 5 नंबर पे खेलना नहीं चाहता, वो 4 पे खेलना चाहते हैं। T20 सीरीज़ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उन्हें ये मैसेज मिला था कि 190 जो एक अच्छा टोटल होगा और जब भी वो सेंचुरी की सोच रखते थे, लेकिन उन्होंने माजरत भी की। तो ये सारी बातें वो करते हुए नजर है। बहरहाल पाकिस्तान का जो चौथा, 5वां और 6ठे नंबर का एक थोड़ा सा इशू है इस ओडीआई साइड के अंदर, वो लम्हा फिक्रिया है। इसी को टेस्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद, जिनको हारिस सुहेल की जगह इस स्क्वाड में शामिल किया था। उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया और वो आज पाकिस्तान टीम के हमरा इस नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में मौजूद है। उन्होंने भी प्रैक्टिस की और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अब जो तीसरा मैच होगा उसमें इफ्तिखार अहमद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नजर आ जाएंगे। और ये भी देखना होगा कि जो ग्रीवेंसेस और जो शिकवा मोहम्मद रिजवान ने किया है क्या उसको सुनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट या वो 5वें। ठीक है हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, फील्डिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा पाकिस्तान टीम का। अगर मैं इस वक्त सबसे बड़ा इशू बोलूँ वो फील्डिंग ही है। और रशीद साहब को हम ज्वाइन इन करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन में, जहां हम रशीद साहब से डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। इस सीरीज़ के हवाले से तो बात हो रही है, क्या चेंजेस कराची में वो देखते हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी रशीद साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ख़ास कोई ऐसी बड़ी चेंजेस यानी मुतवक्के हों। इफ्तिखार की जो है टीम में शमूलियत हुई है, तो अब देखते हैं कि इफ्तिखार जो है वो किस तरह टीम में इन होते हैं। पहले ही हम बात कर रहे थे कि हारिस सुहेल जो हमेशा से इंजरी प्रोन रहे हैं, और मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत हैरत हुई थी कि जब उनको जो है कमबैक करवाया गया था और सिर्फ 129 रन पाकिस्तान कप के मैचों पे वो इंक्लूड हुए, और उसके बाद एक मैच भी वो खेल गए न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे वनडे जो मतलब सीरीज़ जो लास्ट हुई थी। और इफ्तिखार जिस तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो मतलब वो एक ऐसे बैट्समैन है कि जो वनडे के अंदर अगर हम देखें लिस्ट ए में उनका रिकॉर्ड देखें तो बड़ा इम्प्रेसिव है। 50 की उनकी एवरेज है, 9 के करीब उनकी सेंचुरियाँ हैं। तो समझ में नहीं आया कि सिर्फ 10 मैच वो खेले और फिर वो इन आउट रहे। वो बेचारे मतलब किसी गिनती में उनको नहीं रखा जाता, लेकिन अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने T20 सीरीज़ में दी थी तो पहले ही जो है ये मतलब फैसला होना चाहिए था कि इफ्तिखार जो है इस स्क्वाड का हिस्सा हों। तो अब देखते हैं कि इफ्तिखार जो है अब इस मतलब अगले जो 3 मैच हैं उनमें अगर उनको मौका मिलता है तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। रशीद साहब, फ्राइडे को जो है वो यहीं इसी जगह पे शाहिद खान आफरीदी ने बैठ के ये कहा कि उनके जब वो चीफ सेलेक्टर बने उस वक्त वो हारिस सुहेल को वापस लेकर आए, मगर पहले मैच के बाद जब वो दूसरा मैच उन्होंने खेलते हुए देखा
तो उन्होंने भी ये सोचा कि शायद डिसअपॉइंटमेंट हुई उनको हारिस सुहेल की परफॉर्मेंस देख के। तो वाकई डिसअपॉइंटिंग तो था, बिकॉज जिस तरह की फिटनेस की हारिस सुहेल की बात करते हैं वो बिल्कुल एक सवालिया निशान हमेशा तो से जरूर रहा है है। ना उनका, हाँ। हमेशा से सवेरा, हमेशा से उनका ये प्रॉब्लम रहा है। वो बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2019 का जो वर्ल्ड कप में 2 इनिंग्स जो खेली थी, बहुत ही ज़बरदस्त खेली थी, बहुत टैलेंटेड, और जिस तरह की वो हमेशा जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, लेकिन उनके साथ मसले मसाइल बहुत रहे हैं, फिटनेस के इशू रहे हैं, मतलब तो उसकी वजह से वो जो कहते हैं ना कि मेन जो धारा है जी। उससे वो निकल जाते हैं। अब आप उनको कम बैक करवा रहे हैं, फिर आप देखें तो सही कि किस परफॉर्मेंस पे आप 100, अब मुझे हैरत इस बात पे है कि 129 रन करने वाला जो है वो पाकिस्तान की मेन टीम में जो है वो जगह बना रहा है, और उसी पाकिस्तान कप में जिसने 573 रन किए, तैयब ताहिर, वो आज इस टीम के रिजर्व में शामिल है। तो एक बड़ा तजाद मुझे सिलेक्शन में हमेशा से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, कोई भी सिलेक्शन, ये नहीं मौजूदा पुरानी, हर दौर में हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं कि जो है वो तजाद ही है सिलेक्शन का, पैमाना हर खिलाड़ी के लिए मुख्तलिफ रहा है। बिल्कुल। सिलेक्शन की बात करें रशीद साहब, हम कहते हैं क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में कि हॉर्सेस और टॉर्सेस होता है। अगर हम पिछले वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें अगर हम देखें परफॉर्मेंस के हवाले से, युवराज सिंह की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आपको लगता है अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं कि वो ओडीआई साइड का हिस्सा होना चाहिए, आपको लगता है कि इमाद वसीम भी एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आपको वर्ल्ड कप में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और युवराज सिंह ने जो रोल प्ले किया था मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एज अ स्पिनर के, वो सिमिलर रोल आपके लिए इमाद वसीम प्ले कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? देखें, इमाद वसीम जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। 2019 का वो वर्ल्ड कप खेले थे, लेकिन उसके बाद फिर आप उनका स्टैट्स वगैरह निकाल लें कि वो कितनी वनडे क्रिकेट खेले हैं, डोमेस्टिक भी या इस तरह, तो वो वनडेज तो सर हमने ओवरऑल खेले ही बहुत कम है वर्ल्ड कप के बाद, कोई 24 वनडेज खेले हैं हमने। नहीं, तो मैं ओवरऑल डोमेस्टिक की भी बात कर रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि अब वो हमने हमेशा से ये देखा है कि हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, या तो नवाज खेलते हैं या फिर इमाद खेलते हैं। और अभी हमने देखा कि पीएसएल के अंदर भी जो है वो इमाद की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 400 के करीब उन्होंने रन्स किए, सब कुछ था, और लेकिन विकेटें उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर सबसे बड़ा जो बात होती है, जब भी हम सेलेक्टर से भी बात करते हैं या इस तरह की चीज़ें जब हम अपने सोर्सेज से मालूमात लेते हैं, तो फिर वही आ जाता है कि इमाद जो है वो मतलब अगर पावर प्ले के ओवर्स के बाद फिर मिडल ओवर्स और उसके बाद फिर वो मतलब वो ओवर्स उनके मतलब वो नहीं करा पाते, या जिस तरह की भी सिचुएशन रहती है, फिर फिटनेस मसाइल भी उनके साथ रहा, मसले मसाइल रहे। तो प्लेयर तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब देखते हैं कि मतलब जो है वो सेलेक्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस उन पर होता है नहीं होता, या फिर वो नवाज पर ही जो है वो मतलब उस पर रहते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। जाते जाते एक सवाल आपसे ज़रूर एशिया कप के हवाले से, ये जो एशिया कप के इर्द गिर्द अभी जो डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, क्या आपको लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? और फिर अगर कुछ हो भी जाता है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट करने के लिए? देखें, अब जो कुछ भी है वो यही है सवेरा। मसला ये है कि रातों रात तो जो है वो कतर तो है नहीं कि रातों रात जो है वो स्टेडियम खड़े करती है और उसके बाद फोल्ड करती है। अल्लाह खैर सल्ला, हम पाकिस्तान हैं, आप भी यहीं रहती हैं, मैं भी यहीं हूँ। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 2008 का भी एशिया कप करा लिया था, और मतलब मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो तो एक वो है, लेकिन असल जो सवाल ये है जो अभी मुझे मतलब ज़ाती मेरी राय है, मैं कोई वो नहीं है, मेरी ज़ाती एक सोच है जो इस वक्त सूरत हाल चीज़ें डेवलप हुई हैं, मुझे एशिया कप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो आपने कहा ना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, अब ऊँट जो है उस वक्त जो है ऊँट की जो डोरी है ना वो इंडिया के हाथ में, ठीक है ना। अब वो उसकी अपनी पावरफुल जो पोजीशन है, उसकी जो हैसियत है, वो अब देखें ना इंग्लैंड के जो काउंटी क्रिकेटर्स हैं उनको वो मतलब हासिल करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, पूरी दुनिया की क्रिकेट को तो वो हिला रहे हैं अपनी आईपीएल के लिए, ठीक है। तो अब वो मतलब उनकी एक ही अपनी सोच है कि मैं ना मानूं। अब चाहे वो जय शाह हो या कोई दूसरे शाह हो, वो उनकी सोच जो है वो वही है कि मैं ना मानूं। अब मतलब आपने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रपोजल दे दिया कि भाई ठीक है एशिया कप हमारा है, हम मेज़बान हैं, आप जो है इंडिया के मैचेस हम किसी न्यूट्रल दूसरी जगह पे खेल लेंगे, लेकिन अगर आप उसमें भी अगर आपको वो नहीं है
लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चलें एशिया कप तो माजी में भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की नज़र होते रहे। Yes. कभी इंडिया नहीं खेला तो कभी पाकिस्तान का इसमें वो रहा, कभी कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन असल जो सवाल है वो ये है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, उसका भी मेज़बान पाकिस्तान है। तो ये अगर भारत की हठधर्मी या उसकी जो अपनी इजारादारी और ये सोच जो है वो किस हद तक जो है ये बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को वो करेगी, क्योंकि देखें श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या दूसरे जो ममालिक हैं, अफगानिस्तान वगैरह हुए जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो तो हमेशा से भारत के ज़ेर असर रहे हैं ना। आईपीएल सबसे बड़ा जो है वो मतलब वो एक कहना चाहिए कि एक ऐसी वो है कि जिसकी वजह से जो है वो हर मुल्क जो है वो अपने खिलाड़ियों को वो कर रहा है। वो कहते हैं ना, IPL जिसकी हर खिलाड़ी लाठी को- उसकी भैंस, और वही वाला हिसाब जो है वो यहाँ चल रहा है। बट आईसीसी, हाँ आईसीसी भी देखें, आईसीसी का भी अपना एक हिसाब किताब हमेशा से हमने माजी में देखा कि आईसीसी भी कि जी अगर ये दो मुल्कों का मामला है तो हम क्या करें, और ये सारी बिल्कुल, चीज़ें आईसीसी भी बिल्कुल। जो है अपना दामन बचा लेती रही है। तो देखें आईसीसी अगर ये फुटबॉल का मामला होता तो फीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या इंडिया जो है अपनी मतलब दिखाता अपनी बालादस्ती? कभी नहीं नहीं, फीफा लेकिन बहुत मजबूर- स्ट्रांग है, बट आईसीसी ने मैं कभी वही उस कह रहा हूँ किस्म ना, की मैं वही स्ट्रेंथ कह- नहीं मैं वही दिखाई। कह रहा हूँ। बट रशीद साहब नहीं, लेकिन बहुत मसला- बहुत जी, रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वाकई ये जो 3 नई मैचेस हैं इनको ही सीरियसली लेना पड़ेगा। यू नेवर नो इसके बाद क्या वर्ल्ड कप से पहले पहले हमें कोई इंटरनेशनल मैच मिलेंगे कि नहीं। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान रेसलिंग का एक इशू हुआ, और ऑब्वियसली रमज़ान में फैसल हमारा क्योंकि शो नहीं हो रहा था, वो उस दौरान वो इशू जो है वो सामने आया था। एंड पाकिस्तान रेसलिंग के इशू के हवाले से हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए गुलाम फरीद अली साहब मौजूद हैं, जो कि कोच थे जो साथ ट्रैवल कर रहे थे। और जो पूरा जो सिनेरियो था वो सिनेरियो ये था कि क्योंकि हमने एशियन चैम्पियनशिप खेलनी थी रेसलिंग की, और वो एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए हमने कज़ाकिस्तान जाना था, मगर क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक अलग एयरपोर्ट पे लैंड की, वहाँ से ऑन अराइवल वीज़ा नहीं लग सकता था, उनको वापस भेज दिया गया। दुबई में उनको फिर कहा गया कि वो जी उस एयरपोर्ट पे जाएं, अस्ताना एयरपोर्ट पे, जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा हमारी टीम का लगेगा और हमारी टीम उसमें कम्पीट कर सकेगी। और वहाँ भी वो नहीं ट्रैवल कर सके क्योंकि OK2 बोर्ड नहीं था। और कजाकिस्तान, ये खेलना इसलिए ज़रूरी था कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी थी, एशियन चैंपियनशिप खेलने के बाद। ये प्री रिक्विजिट है। वो आप एशियन चैंपियनशिप खेलते हैं, उनकी रिजल्ट के बेसिस पे आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का मौका मिलता है, जो कि मेरा ख्याल से 16 सितंबर से होनी है सर्बिया में। उसके बाद फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप प्री रिक्विजिट होता है ओलंपिक। सो यस, पेरिस ओलंपिक के लिए ये सारी चीज़ें जेपरडाइज हो गई। मगर इसमें जो क्लैरिटी आई पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो ये आई कि ये सारी चीज़ें वहाँ कज़ाकिस्तान की जो रेसलिंग फेडरेशन है उनको पता थी, उनको इन्फॉर्म की गई थी, उनको पता था कि पाकिस्तान टीम ने कहाँ लैंड करना है और फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके अलमते एयरपोर्ट से जो है वो अस्ताना एयरपोर्ट जाना है। और ये सारी कन्फ्यूजन के बीच में हमारे जो रेसलर्स हैं वो इधर से उधर ख्वार होते हैं। लेकिन आप इस शो पे ये ब्रेक करेंगे, पाकिस्तान फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है। बिल्कुल, अभी वो खुद ही बताएंगे, गुलाम फरीद साहब जो है वो उनसे हम बिल्कुल जानेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप किस तरह खेलने जाएगा, क्या उसका सोल्यूशन निकला है। तो गुलाम फरीद साहब को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच। सो फरीद साहब, क्या हुआ, थोड़ा सा ज़रा अपनी ज़बानी, मैंने तो जितना मैं डिटेल बता सकती थी बताया, आप ज़रा अपनी ज़बानी कुछ बता दीजिए। देखिए मैम, जो एशिया चैंपियनशिप थी 2023 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी, एक मेगा इवेंट था। इसकी जो पार्टिसिपेशन थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान रेसलिंग टीम के लिए, क्योंकि जो कमिंग ईयर में 2024 में ओलंपिक पेरिस हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफायर राउंड सर्बिया में 16 से 24 सितंबर को हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ तमाम के लिए। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी टीम के साथ कोच था, मैं साथ ट्रैवल कर रहा था। ये बड़ी दुख की बात होती है कि आप 3-4 माह का ट्रेनिंग कैंप लेते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रैवल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उसके फैक्ट्स क्या है कि हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इवेंट था ये पहले दिल्ली में होना था, एशिया चैंपियनशिप इंडिया में। तो इंडिया में कुछ रेसलर्स का और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का आपस में क्लैश है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं वो वुमेन हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर उन्होंने इन शॉर्ट टाइम शिफ्ट किया कजाकिस्तान आस्ताना में।
जिसकी वजह से टाइम नहीं था, उन्होंने हमें वीज़ा ऑन अराइवल सेंड किया। चैंपियनशिप आस्ताना हो रही थी और उससे पहले ये बताता चलूँ कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं रेसलिंग में, तो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसे हम अथीना सिस्टम कहते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम में आप तमाम डिटेल्स पुट अप करते हैं और ये तमाम डिटेल्स मैं और आप पुट अप नहीं कर सकते, ये होस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारी कजाकिस्तान फेडरेशन थी, इसने पुट अप करनी होती हैं। तो हमने वो तमाम डिटेल्स जो हमारी एयर थी यानी एयरलाइंस, यानी हम लाहौर से दुबई, दुबई से अलमाती और फिर कनेक्टेड फ्लाइट के अकॉर्डिंगली हमने आस्ताना पहुंचना था, वो तमाम चीज़ें हमने पार्टिसिपेशन से 1 महीना पहले उनको प्रोवाइड की। फरीद साहब, कता कलामी की माफी मैं साथ साथ आपसे पूछती जाऊं, क्यों अलमते जा रहे थे? हम सीधा आस्ताना क्यों नहीं जा रहे थे? कोई फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट? मैडम देखें, असल में चैंपियनशिप जो स्टार्ट हुई है एशिया चैंपियनशिप, वो 9 से 14 थी। जो ओलंपिक स्टाइल के 3 स्टाइल है, हमने सिर्फ फ्री स्टाइल में पार्टिसिपेट करना था। और अगर हम 11 या 10 को वहाँ पहुँचते हैं तो $200 पर डे पर डॉलर पर पर्सन हमें पे करने पड़ते हैं। अगर हम 5 बंदे थे तो हमें $1000 पर डे पे करना पड़ता। इसलिए हम ऐसा ट्रैवल प्लान मैनेज करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारी वो ना आए, हम 12 को वहाँ पहुँचे, हमारे ड्राज हैं, और 13-14 2 दिन कंपटीशन खेलें और 14 की रात को हमारी फ्लाइट थी ताकि हम पाकिस्तान में आ जाएं। आपको पता है डॉलर रेट पाकिस्तान में क्या है, यानी $1000 बचाने के लिए हमने ये बेसिकली हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने बेचारों ने ये खुआरी उठाई। और ये प्लेयर्स क्या खुद बेयर करते थे? जी मैडम, जी मैडम, ऐसे बिल्कुल। फिर क्या हुआ? वो तमाम चीजें ऑनलाइन में मैडम ऑलरेडी उनको पता था, इंटरनेशनल फेडरेशन को भी पता था। उन्होंने हमें ये मेंशन नहीं किया कि आपकी जो वीजा एंट्री है सिर्फ आस्ताना में है। जब हम अलमाते पहुंचे हैं तो अर्ली मॉर्निंग थी 5 बजे, उन्होंने हमें बताया जी आपकी जो एंट्री है वीजा ऑन अराइवल, आप सिर्फ आस्ताना में एंटर हो सकते हैं। हमने कजाकिस्तान फेडरेशन से कोऑर्डिनेट किया, भी आज तमाम चीज़ें तो 1 माह पहले आपको बता दी थी। अब हम अलमाते पहुंच गए, आप किसी भी तरीके से हमें आप इंटरटेन करें ताकि हम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने कहा जी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग है तो दफातर भी बंद है, आप ऐसा करें दुबई चले जाएं। तो दुबई से दोबारा आप आस्ताना के लिए ट्रैवल जो है वो हम खुद मैनेज करेंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं है। हमने दोबारा दुबई के लिए फ्लाइट ले ली। जब दुबई आए हैं तो किसी भी एयरलाइन ने हमें टिकट नहीं दी। उसकी वजह ये थी कि हम कजाकिस्तान जो इमिग्रेशन थी उसने रिफ्यूज किया हुआ था। उन्होंने कहा जी आप ओके टू बोर्ड का स्टेटस दे दें इमिग्रेशन की तरफ से तो हम आपको ट्रैवल करने देते हैं। इमिग्रेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कजाकिस्तान फेडरेशन ने एक लेटर फ्लाई दुबई एयरलाइंस को दिया, दुबई इमिग्रेशन को दिया कि आप इन बंदों को बोर्डिंग पास इशू कर दें, 100% श्योरिटी के साथ ये बंदे का आस्ताना में इनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कजाकिस्तान इमिग्रेशन थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 24 घंटे रिक्वायर्ड हैं इनकी हम इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, क्योंकि ये अलमाती से वापस हुए हैं। तो 24 घंटे के बाद तो पार्टिसिपेशन का मकसद ही खत्म हो जाता था, क्योंकि 12 रात को फ्लाइट थी, 13 को तो हमारा कंपटीशन था। इस वजह से हम 12 को ही यानी 13 को हम दुबई से पाकिस्तान वापस आ गए। लेकिन सर इन चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा था? इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, और फिर उसका अगर आप खेलते भी तो प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट होता? सो हमारी तरफ से कौन मैनेज कर रहा था इन चीज़ों को? देखिए, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की पूरी टीम थी, जो टेक्निकल टीम है, जो उसको ट्रैवल एजेंसी उसको मैनेज करती है, साथ प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन करती है। ये तमाम चीज़ें आप देखें 2020 में एशिया चैंपियनशिप हुई है अलमाते में, तब भी सेम ट्रैवल प्लान था और सेम पैटर्न के साथ हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, जिसमें यानी हमारी एशिया में 5th पोजीशन थी और कुछ लड़के 7-6 पोजीशन में रहे हैं। 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली देखें किसी भी तरीके से गए, लेकिन ह्यूमन एरर तो है कहीं ना कहीं कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन ये तमाम सिचुएशन जब हमने इंटरनेशनल फेडरेशन को बताई हैं तो ये गुड न्यूज़ है। मैं समझता हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला ये है कि जो हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम इसमें पार्टिसिपेट करके फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफायर राउंड जो 2024 पेरिस ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हमें इजाज़त मिल गई फर्स्ट। दूसरा हमारी डिमांड ये थी कि जो हमारा फाइनेंशियल बर्डन है वो शेयर करें, क्योंकि ट्रैवल कास्ट तो हमने बेयर किया लेकिन पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सके। तो उन्होंने जो हमारा $1000 पर डे जो हमारी टीम का था वो 5 दिनों का उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, यानी उन्होंने अकोमोडेट किया कि जो 100% अकोमोडेशन है वो आपको फ्री मिलेगी सर्बिया में। यानी फरीद साहब मैं एक दफा उसको ज्यादा एम्फसाइज करके बता दूं कि पाकिस्तान रेसलिंग टीम जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 16 से 24 सितंबर को सर्बिया में खेली जाएगी हिस्सा लेगी। जी बिल्कुल, ठीक है, हम ओलंपिक्स का भी हिस्सा बनेंगे फिर वो अगर हम परफॉर्म करेंगे। तो तीसरी बात आप क्या कह रहे थे? देखिए, दूसरी बात ये है कि जो अकोमोडेशन है वो 100% फ्री कर दी गई है पाकिस्तानी रेसलर्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड। यानी जो $1000 पर डे पर पर्सन जो पर डे पे कर रहे थे, अगर 5 दिन है तो हम $5000 पे करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो 100% फ्री होगा और इंटरनेशनल फेडरेशन और कजाकिस्तान फेडरेशन इसको बेयर करेंगे। जबरदस्त। और इससे ये भी साबित होता है गलती जो है वो काजाकिस्तान की तरफ से थी और हमारे प्लेयर्स की नहीं थी। बिल्कुल। सो अब ये तो हो गया जी, फाइनेंसेस सारे क्लियर हो गए,
हमें जो है वो कहते हैं ना कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि चलें अगर ये इवेंट निकला, क्या हमें फरीद साहब इस दौरान बीच में कोई और इवेंट खेलना पड़ेगा टू प्रूव आवर प्रेजेंस इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, या हम सीधे जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई हो गए हैं बगैर एशियन जी चैंपियनशिप? मैडम, ये गुड न्यूज़ है कि हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन गो टू द पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो फिर अब तैयारी कैसी है? ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है और हम जो है अब वो ओवरवेल्म्ड हो जाए, तैयारी कैसी है फरीद साहब? देखिए मैडम, अभी सितंबर में है, अभी काफी टाइम है। सितंबर से पहले हमारी एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स की तैयारी के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बड़ी एफर्ट करती हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में मेडल आना इसका मतलब है ओलंपिक्स में मेडल आना। तो 100% एफर्ट होगी प्लेयर्स पे। वैसे भी अगर हम रेसलिंग की बात करें, रिसेंटली 8 मेडल थे मैडम टोटल, जिनमें से हमारे 6 रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 5 मेडल। दूसरा एक गुड न्यूज़ और मैडम मैंने जानी थी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्बिया में हो रही है, उन्होंने कंपनसेट करने के लिए 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप, जिसकी अकोमोडेशन भी अप्रॉक्सीमेटली $7,000 जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान रेसलिंग टीम को ऑफर की है। वो हम उस ऑफर को अवेल कर रहे हैं। ओहो जबरदस्त। मतलब वो जो ट्रेनिंग कैंप होगा वो यहाँ होगा या वो वहीं सर्बिया में होगा? आप लोग प्रायरली 1 हफ्ते पहले चले जाएंगे एंड वो ट्रेनिंग कैंप वहाँ उनके खर्चे पे होगा? सर्बिया में होगा जी मैम, 1 हफ्ता पहले चले जाएंगे। असल में आप देखिए इंटरनेशनल लेवल्स पे बड़े वो कॉन्शियस है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ। ऑक्सीजन लेवल, वहाँ के वेदर इन्वायरमेंट बड़ा इफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पहली 6 पोजीशनें होंगी वो डायरेक्टली ओलंपिक क्वालिफाई कर लेंगी 2024 के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा एक थर्स्टी कंट्री है इन द रिगार्ड ऑफ ओलंपिक हॉप, और रेसलिंग इसमें एक मेजर रोल इम्पोर्टेंट करेगी। लेकिन लास्ट 2019 में यूथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो पहला मेडल आया वो रेसलिंग में आया। नाइतुल्लाह जो कि पाकिस्तान का एथलीट था अंडर 17, उसने हिस्ट्री क्रिएट की और यूथ ओलंपिक में 70 साल की हिस्ट्री में पहला मेडल पाकिस्तान को दिया। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे मोहम्मद इनाम है, मोहम्मद बिलाल है। पाकिस्तान जो है वो हमारी खुशकिस्मती ये है कि रेसलिंग हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है एज वेल एज हमारी ओलंपिक स्पोर्ट्स है। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैंने ये करनी है, देखिए पाकिस्तान जो रेसलिंग है वो पाकिस्तान को कंसेक्टिवली मेडल दे रही है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मैं समझता हूँ जितना मीडिया ने हाईलाइट किया है कि पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर इतना हाईलाइट ये किया होता कि पूरे पाकिस्तान में एक भी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर प्रोड्यूस कर सके, तो ये एक बेहतर रोल होता है मैडम। ठीक है फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है टाइम निकालने के लिए और इस शो में आने के लिए। एंड यस प्लीज बिल्कुल वैलिड है कि एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ज़रूर होना चाहिए, जहां हम बार बार बात करते हैं कि मेडल 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 मुसलसल इवेंट्स में मेडल हमें रेसलिंग की तरफ से मिल रहे हैं। सो यस हमें उस पर काम भी करना चाहिए, बिकॉज हम मेडल्स जो हैं वो उससे गेज करें। मगर वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हो गया है। सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।